Hello everybody and welcome to today's class. In last class we had covered immunization schedule and some of the growth monitoring techniques. आज हम growth monitoring यानी वृद्धि के नियंत्रण की वृद्धि को देखने की परखने की जो तकनीकें हैं उन्हीं ही आगे बढ़ाएंगे और उनके सेकेंड पार्ट की ओर चलेंगे. So let's start with the steps of growth monitoring. Normally जब हम किसी भी बच्चे के वृद्धि की जांच करते हैं तो हमें सबसे पहले उसकी सही आयु का पता लगाना चाहिए. कोशिश करनी चाहिए कि हमें उसकी करेक्ट एज मालूम हो ताकि हम उसके अलग-अलग फिजिकल पैरामीटर्स को उसकी एज से तुलना करके उसके न्यूट्रिशनल स्टेटस की और उसकी वृद्धि को सही कंक्लूड कर सके, सही हम निष्कर्ष निकाल सकें. उसके बाद हमें बच्चे का वजन, इसके अलावा उसकी लंबाई को करेक्टली मेजर करना है. बहुत आवश्यक है. यदि आप ग्रोथ मॉनिटरिंग टेक्निक्स को पढ़ रहे हैं तो आपको वजन को मापना, लंबाई को मापना, हेड सरकमफ्रेंस या फिर मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस जैसे पैरामीटर्स का करेक्ट मेजरमेंट आना चाहिए. उसके बाद हमें ग्रोथ चार्ट को प्लॉट करना भी आना चाहिए. सही तरीके से वृद्धि की जांच करने के लिए ग्रोथ चार्ट एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम बच्चे की वृद्धि को अच्छी सामान्य वृद्धि या फिर पुअर ग्रोथ और सिवियर मालनरिश्ड जैसी कैटेगरीज में भी डिवाइड कर पाते हैं. इसके साथ ही ग्रोथ चार्ट पर बच्चे का वजन या उम्र उसकी हाइट और वजन उसकी उम्र की तुलना में प्लॉट करने के बाद हमें उसे सही ढंग से इंटरप्रेट करना आना चाहिए. यानी हमें उसमें से निष्कर्ष निकालने, उसको पढ़कर वो क्या कह रहा है ये समझना भी आना चाहिए, जो कि हम ग्रोथ चार्ट की प्लॉटिंग के बाद करते हैं. हमें हेड और मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस जैसे पैरामीटर्स को करेक्ट तरीके से मेजर करना आना चाहिए. और जब आपने अपने स्टैंडर्ड्स को, जो आपने मेजरमेंट्स लिए हैं, उसको प्लॉट कर लिया है तो ऑथेंटिक मानकों से उनको तुलना करना चाहिए ताकि हम यह पता लगा सकें कि बच्चा जो है वो कौन सी श्रेणी में आ रहा है. ये श्रेणीगत विकास बताने के लिए WHO जैसे ऑर्गेनाइजेशंस अपने स्टैंडर्ड्स बताते हैं. यानी बच्चा मालनरिश्ड है तो अंडरवेट है, वेस्टेड है, सिवियर मालनरिश्ड है, मॉडरेट एक्यूट मालनरिश्ड है. ऐसी कई सारी कैटेगरीज जो हैं वो वृद्धि के विभिन्न मानकों पर आधारित कैटेगरीज बनाई हुई हैं. तो हमें कंपैरिजन करना होता है जब हमारे पास डेटा आ जाता है बच्चे के मेजरमेंट का. उसके बाद जब हमें यह पता चल जाए कि बच्चा कौन सी श्रेणी में फॉल कर रहा है तो उसकी वृद्धि और उसकी श्रेणियों को हमें बच्चे के माता पिता या परिवार के साथ डिस्कस करना चाहिए. और यदि किसी एक्शन की आवश्यकता है, किन्हीं मेजर्स की आवश्यकता है तो उसके बारे में भी चर्चा करनी चाहिए. तो ग्रोथ मॉनिटरिंग के जनरल स्टेप्स जो हैं वो उम्र से शुरू होकर वजन जैसे अलग अलग मेजरमेंट्स को लेकर उन्हें ग्रोथ चार्ट पर प्लॉट करके उसे इंटरप्रेट करके स्टैंडर्ड से कंपेयर करना है और रिजल्ट्स को फैमिली के साथ डिस्कस करना है ताकि फॉलो अप एक्शंस लिए जा सके. यह कहानी होती है पूरी वृद्धि की जांच की प्रक्रिया की. शुरुआत जब हम उम्र के पता लगाने से करते हैं तो यदि माता को या परिवार को बच्चे की सही उम्र पहले से ही ज्ञात है तो हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है कि हम बच्चे के हाइट और वेट और दूसरे बॉडीली मेजरमेंट्स को एज के साथ कंपेयर कर सकें. हालांकि यदि बच्चे का किसी भी किस्म का बर्थ का रिकॉर्ड नहीं अवेलेबल है, जो कि आमतौर पर बहुत ज़्यादा कम पढ़े लिखे साक्षर लोग जो नहीं हैं वहाँ पर ऐसी समस्याएं देखने में आती हैं. इसके साथ ही जो
रेफ्यूजी कैंप्स होते हैं जहाँ, या फिर जो गुमशुदा बच्चे होते हैं, उन सारे केसेस में हमें बच्चे की सही उम्र पता नहीं लग पाती। तो हम 2-3 प्रक्रियाओं से बच्चे के उम्र का पता लगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब तक बच्चे की सही उम्र का पता नहीं चल पाएगा तब तक हम सही पिक्चर नहीं बता पाएंगे बच्चे के ग्रोथ के ट्रेंड की। यदि 2 या 3 महीनों का भी अंतर सही एज को पता लगाने में हम कर जाते हैं, 2 या 3 महीने अधिक उम्र बता दें या कम बता दें, तो भी बच्चे के नरिशमेंट या माल न्यूट्रिशन के स्टैंडर्ड्स में फर्क आ सकता है और हम गलत निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। इसलिए आप या तो मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड की सहायता से उम्र देखें, या फिर बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट निकालें, या फिर माता से बातों ही बातों में एग्जैक्ट बर्थ का डे पता लगाने की कोशिश करें, जो लोकल इवेंट्स कैलेंडर के माध्यम से हो सकता है। लोकल इवेंट्स कैलेंडर, हम सभी जानते हैं कि हम ग्रामीण इलाकों में अलग किस्म का एक कैलेंडर उपयोग में लेते हैं, जिसमें हम महीनों को, दिनों को, तिथियों को, त्योहारों को उन हिसाब से हम समय को गिनते हैं। जैसे हम जनवरी फरवरी की बजाय चैत्र, श्रावण, आषाढ़ ऐसे माह के रूप में जानते हैं, एकम, बीज, दूज इस किस्म की तिथियों के रूप में जानते हैं। और ग्रामीण परिवेश में बच्चों की उम्र को इस तरीके से भी याद रखा जाता है कि हरियाली अमावस से 4 दिन पहले पैदा हुआ था, या फिर दिवाली के 3 दिन बाद पैदा हुआ था। तो यदि इस किस्म की कोई जानकारी बच्चे के परिवार से मिल जाती है, तो भी हम पिछले लोकल जो इवेंट्स कैलेंडर हैं उसमें पता करके उसमें वो डेट करेक्ट निकाल सकते हैं। तो इन सभी माध्यमों से हम बच्चे की एज आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, जो कि सबसे पहला स्टेप होता है ग्रोथ मॉनिटरिंग का। सेकेंड स्टेप के ऊपर चलते हैं। सेकेंड स्टेप इज वेट मेजरमेंट। बहुत आवश्यक है कि हम बच्चे का सही वजन ले पाएं। वेट मेजरमेंट के लिए हमारे पास 2 तकनीक या 2 इक्विपमेंट्स अवेलेबल होते हैं। सबसे पहला होता है सॉल्टर वेइंग स्केल। सॉल्टर स्केल पोर्टेबल है, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना बहुत आसान है, छोटे बच्चों के वजन लेने में बहुत ही मददगार साबित होता है। तकरीबन 25 किलो तक यह अधिकतम भार जो है वो माप सकता है। यह एक गोल आकार का स्केल होता है, जिसके बीच में एक नीडल होती है जो कि सेंटर में 0 पर रहती है। इसमें किलोग्राम्स में आप वजन जो है वो माप सकते हैं। साथ ही यह 100 ग्राम से लेकर 500 ग्राम न्यूनतम वजन का जो बदलाव है वो पॉइंट कर सकता है। इसके साथ आपको सॉल्टर स्केल को उपयोग में लेना आना चाहिए। चूंकि ये छोटे बच्चों का वजन लेने के लिए है, जो बच्चे आमतौर पर या तो सीधे खड़े नहीं हो सकते या फिर अभी अपने पैरों पर खड़ा होना नहीं सीखे हैं, तो उस अवस्था में इस जो आपको ये हुक नजर आ रहा है, उस हुक के माध्यम से यहाँ पर एक कपड़ा जो है वो टांग दिया जाता है झूले के रूप में। इस कपड़े को नीचे झूले के रूप में टांग कर बच्चे को इस झूले में सुला दिया जाता है, और इस माध्यम से भी बच्चे का वजन आसानी से लिया जा सकता है। यह छोटे बच्चों के वजन लेने के लिए बहुत उपयोगी है। इसके साथ ही इस वजन को, इस इक्विपमेंट को एक पैंट के रूप में भी उपयोग में लिया जाता है, जिसमें बच्चे को इसे पैरों के थ्रू पहनाकर और वजन ले सकते हैं। थोड़ा सा यदि बड़ा बच्चा है तो इस तरीके से भी वजन जो है वो मापा जा सकता है। दूसरा जो श्रेणी है जिसे हम कहते हैं टेयरिंग स्केल, ये एक डिजिटल स्केल है, और टेयर का मतलब होता है एक ऐसा स्केल जिसका 0 सेट किया जा सकता है। यानी अब सॉल्टर स्केल में भी जो नीडल है वो 0 की तरफ इंडिकेट करती है, परंतु
टेयरिंग स्केल की खासियत ये है कि यह एक फिक्स वजन रखने के बाद भी जीरो किया जा सकता है, और इसका फायदा ये होता है कि बच्चे को अकेले वजन नहीं ले अगर बच्चा अकेले वजन नहीं किया जा रहा तो माता की गोदी में भी टेयरिंग स्केल के माध्यम से बच्चे का वजन लेना संभव हो जाता है। इसमें माता पहले टेयरिंग स्केल पर, वेइंग स्केल पर खड़ी होती है और स्केल जो है वो टेयर कर दिया जाता है, यानी जीरो पर ले आया जाता है। उसके बाद माता की गोदी में बच्चे को दे दिया जाता है और जितनी भी जीरो से वजन में बढ़ोतरी टेयरिंग स्केल बताता है वह वजन बच्चे का वजन पता चल जाता है। पहले माता को खड़ा करते हैं, टेयर कर दिया जाता है यानी जीरो कर दिया जाता है, फिर बच्चे को गोदी में दिया जाता है और जो भी वजन आता है उसे बच्चे का वजन मालूम पड़ जाता है। इसमें बच्चे को बहुत ही आसानी से बिना किसी डर के वजन लेने में आसानी होती है, सुगम तरीके से इसमें आप वजन ले सकते हैं। तो इन दो माध्यमों से हम छोटे बच्चों का वजन आसानी से फील्ड एरिया में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हाइट मेजरमेंट की। जैसे वेट मेजरमेंट के लिए भी छोटे बच्चों के लिए इक्विपमेंट दूसरा था, वैसे ही हाइट मेजरमेंट के लिए भी यदि उनकी लंबाई नापनी है तो इनफेंटोमीटर नाम का इक्विपमेंट जो है, टूल जो है वो अवेलेबल होता है। क्योंकि इन्फेंट्स यानी शैशवावस्था के बच्चे जो हैं वो खड़े नहीं हो सकते, तो इसलिए उनको लेटा कर उनकी लंबाई यानी लेंथ मापी जाती है। इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं, बच्चे को सुलाकर उसके पैरों को स्ट्रेट करके, बिल्कुल सीधा करके लंबाई को आसानी से नापा जा सकता है। बच्चा जब खड़ा होना सीखता है और स्टेबल बैलेंस संतुलन बनाना सीख लेता है, तब हम एंथ्रोपोमेट्रिक रॉड के माध्यम से भी बच्चे की हाइट आसानी से नाप सकते हैं। एंथ्रोपोमेट्रिक रॉड जो है वो बच्चों से लेकर वयस्कों की भी हाइट नापने में सहायता प्राप्त होती है। आराम से उस पर आप हाइट नाप सकते हैं। अब हम बात करते हैं हेड एंड मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस की। बच्चे की विकास की दर यानी वृद्धि की दर सिर्फ और सिर्फ हाइट और वेट से ही पता नहीं चलती। बच्चे के मस्तिष्क में भी, मस्तिष्क का विकास भी जन्म से 5 वर्ष की उम्र तक बहुत तीव्र गति से होता है, और इसलिए सर के सरकमफ्रेंस यानी बच्चे के हेड की सरकमफ्रेंस, गोलाई को भी उसकी वृद्धि का सूचक माना जाता है, विकास का सूचक माना जाता है। हेड सरकमफ्रेंस नापने के लिए किसी भी घर पे मिलने वाली इंच टेप को आप बच्चे के आगे के सबसे उभरे हुए हिस्से पर रखकर पीछे की ओर सबसे उभरे हुए हिस्से की तरफ लपेटकर पूरी गोलाई नाप सकते हैं। हेड सरकमफ्रेंस के बाद आता है मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस, जो कि वृद्धि की जगह पोषक स्तर यानी न्यूट्रिशनल स्टेटस का बहुत अच्छा इंडिकेटर माना जाता है। यह वह इंडिकेटर है जिसके लिए आपको किसी भी स्पेसिफिक इक्विपमेंट या टूल की ज़रूरत नहीं पड़ती, और इसकी जो टेप आती है जिसे हम MUAC टेप कहते हैं, मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस टेप, यह बहुत आसानी से इस टेप के माध्यम से हम इसके ऊपर जो भी कलर जो दिखते हैं, ये टेप आमतौर पर या तो 3 रंगों में आती है अथवा 4 रंगों में आती है, हरा, पीला, नारंगी और लाल, या फिर केवल हरा, पीला और लाल। ये रंगों के माध्यम से बताते हैं कि बच्चे क्या पोषण स्तर सामान्य है या फिर खतरे की कगार पर है अथवा बच्चा कुपोषण से ग्रसित है। ये बहुत अच्छा माध्यम है बच्चे के न्यूट्रिशनल स्टेटस को इंडिकेट करने के लिए, और इसके लिए मात्र एक स्टैंडर्डाइज्ड MUAC टेप की आवश्यकता पड़ती है। अब हम बात करते हैं ग्रोथ चार्ट की। ग्रोथ चार्ट यानी वृद्धि को दर्शाने वाला चार्ट, यह एक बहुत अच्छा माध्यम है जिसको उपयोग करके कोई भी माँ अपने बच्चे की वृद्धि को
जांच सकती है, माप सकती है और यह भी कंक्लूड कर सकती है कि बच्चा सामान्य वृद्धि कर रहा है अथवा खतरे के निशान पर है या फिर कुपोषण का शिकार है या नहीं। इसके साथ ही यह भी बताता है कि बच्चा अति पोषण का शिकार तो नहीं है, यानी ओवर न्यूट्रिशन, ओवरवेट, ओबेसिटी की तरफ तो नहीं अग्रसर हो रहा। ग्रोथ चार्ट्स इसलिए बनाए गए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आसानी से ग्रोथ की मॉनिटरिंग की जा सके। इसमें आयु को, बच्चे की आयु की तुलना की जाती है बच्चे की हाइट से या फिर वेट से या फिर हेड सरकमफ्रेंस से, यानी सर की गोलाई से। इसके साथ ही इसको कंपेयर किया जाता है कि बच्चा सही रेंज में है या फिर एट रिस्क रेंज में है या फिर खतरे या कुपोषण की रेंज में है। ग्रोथ चार्ट कोई भी आसानी से प्लॉट कर सकता है। कई सारे स्टैंडर्डाइज्ड ग्रोथ चार्ट अवेलेबल हैं। आप खुद भी घर पे आसानी से अपना खुद का ग्रोथ चार्ट जो है वो बना सकते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वेट फॉर एज की प्लॉटिंग कैसे करें और क्यों करें। वेट फॉर एज बेसिकली बच्चे के आयु से तुलना की जाती है बच्चे के वजन की। यह असेस करता है कि बच्चा कहीं अंडरवेट या तीव्र रूप से सिवियरली अंडरवेट तो नहीं है। क्योंकि वजन आसानी से नापा जा सकता है, इसलिए वेट फॉर एज एक ऐसा इंडिकेटर है जो काफी आम रूप से आमतौर पर जो है उपयोग होता है। हालांकि अगर बच्चे की आयु की जानकारी सही या एक्यूरेट जानकारी नहीं है तो वेट फॉर एज सही निष्कर्ष पर आपको नहीं लाएगा। बहुत आवश्यक है कि आप बच्चे के वेट फॉर एज इंडिकेटर में एज का सही जानकारी रखें। अगर कोई बच्चा सूजन से यानी दोनों पैरों में ओडेमा से भी ग्रसित है तो यह जो इंडिकेटर है वेट फॉर एज का वो आपको सही जानकारी नहीं देगा, क्योंकि वजन में बच्चे के शरीर में जो वाटर रिटेंशन हो रखा है जिसकी वजह से बच्चे को ओडेमा यानी सूजन की समस्या है, उससे वजन की जो भी आप वजन मेजर करेंगे वो एक्यूरेट वजन नहीं आएगा। तो यदि बच्चा ओडेमा से ग्रसित है उस केस में वेट फॉर एज सही इंडिकेटर नहीं है। बच्चे की एज यदि आपको नहीं पता है तो इस केस में भी आप वेट फॉर एज का इंडिकेटर उपयोग में ना लें। वेट फॉर एज को हम आसानी से ग्रोथ चार्ट पर प्लॉट कर सकते हैं। इसके लिए हम जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उस पर बच्चे की एज को प्लॉट करेंगे और जो वर्टिकल लाइन है उस पर हम बच्चे की वेट को प्लॉट करेंगे। यदि बच्चा 1 महीने का है और 2 किलो वजन का है तो हम 1 महीने से यहाँ और 2 किलो वजन पे यहाँ इस बिंदु को हम बच्चे के ग्रोथ चार्ट पे प्लॉट करेंगे। वैसे ही यदि बच्चा 4 माह कंप्लीट कर चुका है और 6 किलो का है तो हम 4 माह से होते हुए 6 किलो की लाइन पर आकर जो है पॉइंट करेंगे। वैसे ही ग्रोथ चार्ट बच्चे के जन्म से ही ग्रोथ की मॉनिटरिंग शुरू कर देनी चाहिए और हर थोड़े समयावधि पर ग्रोथ चार्ट पर बच्चे की आयु की तुलना में उसका क्या वजन है उसको प्लॉट करना चाहिए। जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ेगी वैसे वैसे बच्चे का बढ़ता हुआ वजन या जो भी वजन आप पाते हैं, नापते हैं, उस वजन को आप इस पर प्लॉट करते चलिए और धीरे धीरे आप पाएंगे कि बच्चे के वजन की एक हमें ग्रोथ का कर्व मिल रहा है। अब ग्रोथ चार्ट की प्लॉटिंग के बाद हम अगले स्टेप पर आते हैं जिसके अंदर हम ग्रोथ चार्ट को इंटरप्रेट करते हैं
कि बच्चा जो है वो उसकी जो ये वृद्धि पता चल रही है वो सही वृद्धि है अथवा बच्चा अंडरवेट तो नहीं है। इसको पढ़ने के लिए हमें यह जानना जरूरी होता है कि यहाँ पर क्या लिखा है, -2 + 2 - 3 0। यदि बच्चा इस एरिया में कहीं पर भी बच्चे का वजन या बच्चे की ग्रोथ का लाइन यदि आ रहा है तो आप बच्चे को नॉर्मल कैटेगरी यानी सामान्य श्रेणी में रखेंगे। परंतु यदि बच्चा -2 से नीचे की ओर जा रहा है यानी -2 की लाइन के भी नीचे यदि बच्चे की ग्रोथ नजर आ रही है, इसका मतलब बच्चा -2 से -3 की श्रेणी में है। यदि बच्चे का ग्रोथ चार्ट वजन पे यहां आ रहा है तो आप बच्चे को अंडरवेट घोषित करेंगे। इस अवस्था में बच्चा अंडरवेट माना जाएगा। यदि किसी कारणवश बच्चा इस -3 की लाइन से भी नीचे है तो बच्चे को आप सिवियरली अंडरवेट यानी तीव्र रूप से कुपोषित मानेंगे। सिवियरली अंडरवेट। तो मात्र हम इन रीडिंग्स को देखकर पता लगा सकते हैं कि हमारे बच्चे की वृद्धि जो है वह सामान्य रूप से कार्य कर रही है अथवा बच्चे के वृद्धि में किसी प्रकार की कोई समस्या है, बच्चा किसी ना किसी प्रकार के कुपोषण से ग्रसित है अथवा नहीं। एक और किस्म का ग्रोथ चार्ट जो कि पाया जाता है, जो कि और भी ज्यादा सरल तरीके से यह बताता है कि बच्चे की वृद्धि कौन सी श्रेणी में आ रही है। हम आमतौर पर हरे रंग को नॉर्मल कैटेगरी मानते हैं, येलो को यानी पीले रंग को एट रिस्क मानते हैं और इसे हम माल नरिश्ड मानते हैं यानी बच्चा कुपोषण से ग्रसित है। यदि आप जब भी बच्चे के वजन को प्लॉट कर रहे हैं उसकी आयु के अनुसार और बच्चा इस हरे एरिया में फॉल कर रहा है तो आप मानेंगे कि बच्चे का कुपोषण बच्चे का पोषण स्तर सामान्य है। However, अगर बच्चे का पोषण स्तर एट रिस्क है यानी बच्चा इस पीले क्षेत्र में बच्चे का वजन की बढ़ोतरी तो हो रही है पर इस पीले क्षेत्र में बढ़ोतरी हो रही है तो आप बच्चे को एट रिस्क मानेंगे। और यदि इस पूरे क्षेत्र में कहीं भी बच्चे का ग्रोथ कर्व फॉल कर रहा है तो हम बच्चे को कुपोषित घोषित करेंगे। इसके साथ ही यदि आप इस पोर्शन को देखें तो पाएंगे कि आपका जो कर्व है वो कैसा है, इस पर भी निर्भर करेगा कि बच्चे को वृद्धि को हम किस श्रेणी में रखें। यदि बच्चे का कर्व बढ़ोतरी की तरफ है तो हम बच्चे को नॉर्मल ग्रोथ मानते हैं। यदि बच्चे की ग्रोथ फ्लैट है, फ्लैट यानी बच्चा उम्र तो बढ़ा रहा है पर वजन में बढ़ोतरी नहीं हो रही है तो भी बच्चे की वृद्धि को हम अच्छा नहीं मानेंगे। और यदि किसी कारणवश बच्चे की वृद्धि नीचे की ओर जा रही है तो भी हमें अलार्म होने की जरूरत है और बच्चे के पोषण की तरफ ध्यान देने की जरूरत पड़ जाती है। तो इन सभी तरीकों से हम बहुत आसानी से बच्चे के पोषक तत्व का या पोषण स्तर का पता लगा सकते हैं। अब बात करते हैं लेंथ अथवा हाइट फॉर एज। लेंथ, जैसे कि हमने कहा कि लेंथ की बात हम तब करते हैं जब बच्चा अभी तक खड़ा होना नहीं सीखा है और अभी लेटकर जब हम उसकी लंबाई लेते हैं तो हम उसे लेंथ बोलते हैं। बच्चा खड़ा होकर संतुलन बना सकता है तब हम उसे हाइट बोलते हैं।
जहां वेट फॉर एज बच्चे के अंडर वेट या अंडर नरिश्ड होने का इंडिकेटर है, हाइट फॉर एज बच्चे के प्रोलॉन्ग्ड अंडर न्यूट्रिशन यानी लंबे समय से चले आ रहे पोषण की कमी को दर्शाता है। हाइट फॉर एज का जो ग्रोथ चार्ट है उसमें हम देखेंगे कि यदि आप किसी बच्चे का हाइट फॉर एज, जहां ये जो खड़ी लाइन है उसमें हाइट प्लॉट होती है और ये हॉराइजॉन्टल लाइन पे हम एज को प्लॉट करते हैं। यदि कोई बच्चा 5 वर्ष या फिर लेते हैं 7 वर्ष 6 माह का है और 100 सेंटीमीटर का है, तो हम 7 वर्ष 6 माह और 100 सेंटीमीटर पे उसको यहाँ मार्किंग करेंगे और ये हमें -3 से भी नीचे वाले कर्व में मिल रहा है। परंतु उसी समय यदि कोई बच्चा सेम एज ग्रुप का 7 वर्ष 6 माह का बच्चा यदि 120 सेंटीमीटर का है तो हम उसको यहां रखेंगे यानी -1 पे। इस तरीके से हम आगे से आगे बच्चे की हाइट को प्लॉट करते जाएंगे। हो सकता है 6 माह पश्चात वो 125 सेंटीमीटर पर आए 8 साल की आयु में, तो हम उसको यहाँ प्लॉट करेंगे। इसी तरीके से हम आगे के आगे प्लॉट उसकी आयु के साथ उसकी अगर लंबाई में बढ़ोतरी हो रही है तो हम उसको प्लॉट करेंगे और इन सभी बिंदुओं को ज्वाइन कर लेंगे और फिर हम ये देखेंगे कि बच्चे की जो लाइन है वो कहाँ फॉल कर रही है। उसमें इंटरप्रिटेशन के लिए हमें ये 3 2 1 0 -1 -2 -3 को देखने की जरूरत है। हाइट फॉर एज में यदि बच्चा -3 से नीचे है जैसे कि ये, तो इसे हम सिवियरली स्टंटेड बोलेंगे। स्टंटेड मतलब आयु के हिसाब से कम लंबाई, जितनी आयु पे लंबाई होनी चाहिए थी उससे बच्चा छोटा रह गया है। ये क्रॉनिक अंडर न्यूट्रिशन का संकेत है। इसके साथ ही यदि हाइट फॉर एज में बच्चा -2 से -3 में फॉल कर रहा है, यानी कहीं यदि बच्चे की हाइट या कर्व यहाँ इन दोनों के बीच में फॉल कर रहा है कहीं भी, तो हम ये देखेंगे, ये मानेंगे कि बच्चा स्टंटेड है, यानी बच्चे की हाइट उसकी आयु के हिसाब से कम है और ये काफी कम है। और यदि बच्चा -1 से 1 इस रेंज में है, हम इसे नॉर्मल मानेंगे। तो इस तरीके से हम असेस कर सकते हैं कि बच्चे की लंबाई जो है वो आयु के हिसाब से सही रूप से विकसित हो रही है, वृद्धि हो रही है, अथवा उसमें किसी किस्म की कोई कमी रह रही है जो कि लंबे समय से चले आ रहे कुपोषण को दर्शाता है। अब बात करते हैं हेड सरकमफ्रेंस फॉर एज की। हमने आयु की तुलना करी वजन से, आयु की तुलना करी लंबाई से, और अब हम आयु की तुलना करेंगे सर के गोलाई से। ये बच्चे के 3 साल तक की आयु तक उपयोग में होने वाला इंडिकेटर है। यहाँ बच्चे के ब्रेन की ग्रोथ बहुत फास्ट हो रही है, जिसकी वजह से बच्चे की हेड सरकमफ्रेंस भी फास्ट इंक्रीज होनी चाहिए। यदि बच्चे के हेड की सरकमफ्रेंस मानकों से, स्टैंडर्ड से कम है, तो हम बच्चे को अंडर नरिश्ड मानेंगे, यानी बच्चे के मस्तिष्क की वृद्धि सामान्य नहीं हो रही। इसलिए हेड सरकमफ्रेंस 3 वर्ष की आयु से छोटे बच्चों के लिए वृद्धि को जांचने का सूचक है। जैसे हमने वेट फॉर एज और हाइट फॉर एज को प्लॉट किया, वैसे ही हम इसे भी प्लॉट करेंगे और देखेंगे कि बच्चे का हेड सरकमफ्रेंस किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है। और यदि वो -1 से +1 में है तो हम उसे नॉर्मल मानेंगे, और यदि -2 से है
तो हम उसे मैल नरिश्ड मानेंगे, और -3 से भी नीचे है तो हम उसे सिवियरली माल नरिश्ड बोलेंगे। मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस यानी बच्चे की ऊपरी बाह के मध्य बिंदु की गोलाई। इसे मापने के लिए बच्चे की कोहनी से कंधे तक की लंबाई को नापा जाता है। उसके मध्य बिंदु को लाया जाता है, लंबाई के मध्य बिंदु पर एक डॉट लगाया जाता है, और फिर उस डॉट के चारों तरफ की गोलाई यानी वहां के एरिया की बाह की गोलाई को नापा जाता है। ये बहुत ही आसानी से उपयोग में लिए जाने वाला इंडिकेटर है, सूचक है, और बहुत सुगमता से हम इससे न्यूट्रिशनल स्टेटस का पता आसानी से लगा सकते हैं। MUAC जैसे कि हमने कहा कि बहुत ही आसानी से मिलने वाली एक टेप होती है, MUAC टेप, जिसमें 4 या 3 कलर दिखाए जाते हैं। हरे रंग का अर्थ है सामान्य श्रेणी, पीले रंग का अर्थ है खतरे का निशान, और लाल रंग का अर्थ है बच्चा कुपोषण श्रेणी में या कुपोषित श्रेणी में फॉल कर रहा है। मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस 6 माह से 5 साल तक के बच्चों का लिया जा सकता है। बहुत एक्यूरेटली ये बच्चे के पोषण स्तर को बताता है। इसमें जो सामान्य श्रेणी है वो यदि बच्चे की मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस 13.5 सेंटीमीटर है या उससे अधिक है तो हम उसे सामान्य मानेंगे। 12.5 से कम है तो हम उसे असामान्य मानेंगे। इसमें यदि और हम डिटेल में जाएं तो यदि बच्चे की MUAC यानी मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस 11 सेंटीमीटर से कम है और वो रेड कलर में फॉल कर रही है तो हम उसे सिवियर अक्यूट माल नरिश्ड मानेंगे, यानी तीव्र और गंभीर माल न्यूट्रिशन कुपोषण से बच्चा ग्रसित है। इसे तुरंत ट्रीटमेंट के लिए रेफर किया जाता है। यदि MUAC 11 से 12.5 के बीच है यानी अभी भी लाल कलर पर है तो हम उसे सप्लीमेंटेशन के लिए रेफर करते हैं और मध्यम तीव्र कुपोषण यानी मॉडरेट अक्यूट माल न्यूट्रिशन के श्रेणी में रखते हैं। MUAC यदि 12.5 से 13.5 सेंटीमीटर के बीच है यानी येलो कलर में है तो हम मानेंगे कि बच्चा माल न्यूट्रिशन के रिस्क पर है और यहाँ पर बच्चे की सही काउंसलिंग और सही पोषण का ध्यान देना अति आवश्यक है। और इसके बाद ज्यादा यदि बच्चे का MUAC 13.5 सेंटीमीटर से अधिक है तो हम मानेंगे बच्चा अच्छी तरीके से पोषित है, वेल नरिश्ड है। इन चार्ट्स के माध्यम से भी हम आसानी से पता लगा सकते हैं। आमतौर पर यदि इस रेंज में बच्चा यदि इस मध्यम रेंज में जहां हम देखते हैं 13.5 तो यहाँ या इससे अधिक है तो हम मानते हैं कि बच्चा नॉर्मली नरिश्ड है। और यदि बच्चा 13.5 से कम की ओर जा रहा है, 12.5 तक जा रहा है, -1 ST तक जा रहा है तो हम यहाँ इसे एट रिस्क मानते हैं, खतरे के निशान पर है। 12.5 से भी यदि बच्चा कम की तरफ जा रहा है तो हम इसे मॉडरेट माल न्यूट्रिशन यानी मध्यम स्तर का कुपोषण मानते हैं। और बच्चा यदि 11.5 से भी कम MUAC रखता है तो हम उसे सिवियर अक्यूट माल न्यूट्रिशन से ग्रसित बच्चा मानते हैं जिसे तुरंत ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। So these were the various techniques of monitoring growth. वृद्धि को जांचने के विभिन्न तरीके, उनके इंडिकेटर्स, उनको काम में लेने का तरीका और उनको इंटरप्रेट और कंक्लूजन डिराइव करने के तरीकों के बारे में हमने आज बात की। इससे संबंधित जो भी नोट्स आपको चाहिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिए। थैंक यू ऑल वेरी मच।